आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत हालात और वाक़ात से, और इन हालात और वाक़ात में गोली चलने का वाक़ा पेश आया है। बडगाम के इलाके में गोली चलने के वाक़े में एक खातून जख्मी हुई है। बताया जाता है कि गोली स्ट्रे गोली थी, और इस चीज को लेके, इस मामले को लेकर इलाके में मुजाहरा भी हुआ। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। लेकिन बडगाम के लोग इस चीज को लेके मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि इलाके में जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मुसीबत की जड़ बना हुआ है। बडगाम के ऊपरी इलाके में पहले भी एक ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से सवाल उठते रहते थे, और बडगाम के लोगों ने उसको दूसरी जगह मुंतकिल करने की कई बार गुजारिश भी की थी। और आज के इस वाक़े ने एक बार फिर जलती पर तेल का काम किया है, और बडगाम के लोग आज सरापा एहतजाज करते हुए खातून की जख्मी होने का हवाला देते हुए बता रहे थे कि यहां किसी भी वक्त किसी की भी जान चली जा सकती है, क्योंकि गोली है, और गोलियां ट्रेनिंग के दौरान जब चलाई जाती हैं तो ये गोलियां किसी की तरफ भी जा सकती हैं, क्योंकि जो ट्रेनीज होते हैं उन्हें निशाना पता नहीं होता है। वो बिल्कुल ऐसे गोलियां चलाते हैं जिससे इलाके के लोगों के सर पे नंगी तलवार हर वक्त लटकती रहती है। इससे पहले 1 साल से हो रही है, 1 साल से हो रहे। हम कम से कम 4-5 बार गए हैं बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन के पास, SHO के पास गए हैं, DC साहब को बोला है, किसी ने आज तक ताउन नहीं दिया इसको। लेकिन आज तक सिर्फ छत पे आ रहे थे, कभी कभी आ रहे थे, किसी के ये वाटर टैंक थे उसमें भी छेद हो गए हैं। आज एक औरत को टांग पे लगी है गोली। आज हम मजबूर हो गए हैं ये करने के लिए। और क्या, हमने DC साहब, इसके SHO साहब के पास गया, और हम तहसीलदार मैडम के पास गया, वो भी यहाँ 2 बार आई है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की इन लोगों ने। चाहते हैं ये बंद होना चाहिए, यहाँ हमारा नॉर्मल जिंदगी होना चाहिए इस गाँव में। हम परेशान हो रहे हैं, अगर इनको ये नहीं बंद हो गया तो फिर हमको उठाओ यहाँ से, दूसरी जगह पे शिफ्ट करो हमको। हमें क्या जरूरत है फिर यहाँ रहने के, मारने के लिए? यहाँ रहना हमको। ये बडगाम का वाक़ा, लेकिन एक और वाक़ा भी पेश आया है। कश्मीर का नौजवान आसाम में मारा जा चुका है। बताया जाता है कि दरबाग शोपियां के मोहम्मद आसिफ की मौत आसाम में, गुवाहाटी आसाम में हुई है, और उसकी मैयत को कश्मीर लाया जा चुका है। लवाकीन के मुताबिक मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस हुकाम भी कहते हैं कि उन्हें इस वाक़े से कोई जानकारी नहीं है, और अब इसकी सारी डिटेल्स कलेक्ट करें। लेकिन बताया जाता है कि आसाम, गुवाहाटी आसाम में नौजवान की मौत वाक़ा हुई है। और दिल्ली में पिछले दिनों लगभग 1 हफ्ते पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी पर कश्मीर में तब से लेकर आज तक गम गुस्सा भी जताया जाता है। आज भी गम गुस्सा था, और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी करते हुए दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस कुर्बानी का बकरा बना रही है। वो लोग उनके बकौल दिल्ली घूमने गए थे, कारोबार के सिलसिले में गए थे, कुछ खरीदारी करने गए थे। यहां उनका रिकॉर्ड उन लोगों के मुताबिक साफ शफाफ है, कोई लिंक नहीं है। लेकिन अचानक दिल्ली पुलिस शाम गए ऐलान करती है कि वो मिलिटेंट हैं। वो 5 लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया गया था, जिनमें बताया गया था कि 3 कश्मीरी हैं, 2 पंजाब के सिख तबके से वाबस्ता रखने वाले लोग हैं। और तब यह भी बताया गया था कि किसानों का जो मोर्चा मुल्क में निकला है, दिल्ली में निकला है, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने की कहीं दिल्ली पुलिस की कोई कोशिश तो नहीं। और इसी चीज को लेकर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लोग मुजाहरा कर रहे थे। शमीम अहमद खान है, हम बीरूगंदीपुरा से आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा भाई दिल्ली सामान खरीदने के लिए गया था, और इसके पास 2 अदर जवान भी थे जो इनके दोस्त हैं। सोशल मीडिया पर वायरल खबर हुई, इनको दिल्ली के अंदर 3 टेररिज्म को पकड़ा गया है। इनका नाम है शबीर अहमद गोजरी, रियाज अहमद रहतर और मोहम्मद अयूब पठान। बराबर इनका तस्वीर भी सामने आ गया। ठीक है, अगर इनको पकड़ा गया है, नार्कोटिक टेररिज्म का नाम दिया गया है, या मिलिटेंट का नाम दिया गया है, या इनका राब्ता इनका राब्ता बब्बर खालिसा के साथ है, इनका राब्ता ISI के साथ है, मैं समझता हूं अगर ठीक है, अगर आपने इल्जामात लगाया है, चेहरा तो सामने आ गया, मीडिया के सामने आ गया, तो ये रिकवरी सामान कहाँ है मोदी जी? ये रिकवरी सामान कहाँ है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब?
दिल्ली के सिक्योरिटी एजेंसियां ये रिकवरी सामान कहाँ है? अब तुम कहोगे रिकवरी सामान आपके हमारे पास है, आप 10 दिन के बाद शो करोगे। झूठ की कहानी बता रहे हो, झूठ का इल्जाम लगा रहे हो इनके ऊपर। ये बेगुनाह है, ये बेगुनाह है तीनों, इनको रिहा किया जाए बिना किसी शर्त के, बिना किसी इल्जामात के। अगर इनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी केस की सुनवाई नहीं और इनको बाइज्जत हमारे हवाले नहीं किया गया है तो हमें मजबूरन बराबर पार्लियामेंट के अंदर तक हम बराबर मार्च करते रहेंगे। ये दिल्ली का मामला श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में बवाल, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं बाद दोपहर एक और मामले ने सबको हैरान भी कर दिया, कुछ के रोंगटे भी खड़े कर दिए। एक अदालत के हवाले से, मुअज़्ज़िज़ जज के हवाले से जो बात निकल कर आई है, जो सोशल मीडिया से लेके खबर रसाई इदारों तक पहुंची हुई है और KTN खबर रसाई इदारे ने इस खबर को पूरी तरह से बड़ी तफसील से पेश भी किया है और इस सारे मामले ने मुअज़्ज़िज़ अदालत के रोल पर भी, या यूं कहें जज साहिबान के टेलीफोन कॉल के मामले पर भी सवाल खड़ा किए हैं और इस चीज को लेकर शहर में बहस भी हो रही थी। लेकिन इस वक्त वादी कश्मीर से लेकर शुमाल जनूब में बहस हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी होती रहती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा सुधार लाया था, पाकिस्तान का दौरा भी किया था और वहां पाकिस्तान का दौरा करने के साथ साथ आर पार तिजारत भी शुरू की थी। उड़ी से भी तिजारत शुरू हुई थी, चक्कावाला बाग से भी तिजारत शुरू हुई थी। इधर से पार और पार से आर आने जाने का रास्ता साफ हुआ था, मुसाफिर भी जाते थे, तिजारत भी होती थी। लेकिन इस सारे के बीच में हालात पर ओस उस वक्त पड़ी जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब भी हुए और इन ताल्लुकात के खराबी के दौरान गोले गिरते गए, आर पार के रास्ते बंद हुए, आर पार के कनेक्शन बंद हुए और इस सारे मामले पर उड़ी और आसपास खासतौर पे सलामाबाद के लोग कहते हैं कि गोलाबारी बंद होने के बजाय तिजारत हो तो बात बनती है, आर पार के रिश्ते बेहतर हो तो बात बनती है, आर पार के लोग एक दूसरे को जाने तो बात बनती है, न कि गोले चलाए जाने से, क्योंकि गोले और गोलियों से इंसानी जाने जाती हैं और तिजारत से इंसानी जानों की अहमियत बढ़ती है। और सलामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लोग नई दिल्ली से लेकर पाकिस्तान तक यही फरियाद पहुंचाना चाहते थे कि आर पार के मामलात में तिजारत बेहतर है ना कि गोलाबारी। बस सर्विस चलनी चाहिए, ट्रेड चलना चाहिए, ये हमारी मांग है। होटल वाले कितने मुश्किलात हो रहे हैं? बहुत मुश्किलात होते हैं, बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए जीना, जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप ट्रेड में काम करते थे? हाँ, मैं काम करता। बस दोनों मुल्क आपस में बातचीत करें, ये मसले मसाइल हल करें। हल होना चाहिए सर, ये गोलाबारी नहीं होनी चाहिए, बातचीत से मसला हल करें। उधर इधर से तजारत रोजगार आना जाना शुरू हो जाए तो बस इसमें खुशी है, भलाई है सरकारों की भी हमारी भी। आर पार के रिश्तों में तिजारत बेहतर है और आर पार के रिश्तों में सयाहत भी बेहतर है और सयाहत में आज का दिन बैनुल-अक़वामी तौर पे माना जाता है। सयाहत के एतबार से आज इंटरनेशनल मॉनिटरिंग डे था और आज के दिन पर दुनिया भर में तकारीब हुई। उन लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने कंचनजंगा से लेके माउंट एवरेस्ट तक को फतह किया है और इंसान की अजमत को बयान भी किया है। वादी कश्मीर माउंटेनिंग के लिए एक बहुत बेहतर जगह मानी जाती है, लेकिन हालात और वसाइल न होने की वजह से यहां उस तरह से माउंटेनियरिंग नहीं हो सकी है जिस तरह से होनी चाहिए। ताहम रियासत का सयाहत का महकमा इसको बढ़ावा देने की भरपूर कोशिशें भी कर रहा है और आज भी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग दिन के मौके पर डायरेक्टर सयाहत ने एक बार फिर इस बात का अंदिया और वादा दिया कि जम्मू कश्मीर में सयाहत के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा और गुलमर्ग से लेकर पहलगाम और वादी लुलाब से लेकर सोनामर्ग तक की वादियों और पहाड़ों पर माउंटेनियरिंग से लेकर दूसरे सेहत और सेहती और सेहत अफजा मुकामात को खोला जाएगा। सेहत को वहां पहुंचाने की भरपूर कोशिशें की जाएंगी। 11 दिसंबर को मनाया जाता है, हमने इसमें शमूलियत कर दी। हमने भी कहा कि हम टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको मनाएंगे इन कोलैबोरेशन में हमारे जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं या इसी तरह माउंटेन क्लब है या बाकी एसोसिएशन है जो भी व्यवस्था है इसके साथ इकट्ठे मिलकर हम बना रहे हैं इसको। पहला प्रोग्राम जो हमारा आज का था, हमने ये मोटर बाइकिंग वाला सियाफ कर दिया शंकराचार्य से, तकरीबन 8-9 किलोमीटर का वो रन करेंगे। 40 लड़कों का ग्रुप था। इसी तरह से हमने यहाँ एक सेमिनार रखा है
ये पूरा बड़े लेवल का सेमिनार है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 200 लोग आएंगे, जिसमें हमने एक्सपर्ट भी बुलाए हैं, जिसमें हमने डिपार्टमेंट की भी और बाकी डिपार्टमेंट के लिम्नोलॉजिस्ट हैं, कोई माउंटेनियर है, कोई इसी तरह पतवार मिलिस है कोई। वो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इसका टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, वो टूरिज्म पोटेंशियल हम हाईलाइट करना चाहते हैं। अपने जो माउंटेन्स एरियाज हैं, वो एडवेंचर टूरिज्म हो, वो पिलग्रिम टूरिज्म हो, वो इको टूरिज्म हो, वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो या वो लेजर टूरिज्म हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि जहाँ बाहर इतना बड़ा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, स्कॉचिंग हीट होती है, तो उस वक्त हमारा गुलमर्ग, हमारा पहलगाम जो पहाड़ी एरिया है, माउंटेनस एरिया कितने सूदिंग और इफेक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ हम मैसेज करना चाहते हैं। और दूसरा हम इससे ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे इंडिया को, पूरे कंट्री को और पूरे यूथ को कि नहीं, कश्मीर इज़ रेडी टू होस्ट एनी नंबर ऑफ टूरिस्ट। आप आ जाओ, आप एंजॉय करो कश्मीर की ब्यूटी, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी और कश्मीर का एनवायरनमेंट। सयाहत का आलमी दिन और आलमी दिन के मौके पर तकारीब, लेकिन इन्हीं तकारीब के बीच में अक्सर लोग ये भी पूछते हैं, ये भी सवाल करते हैं कि कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले बिजली का हाल अहवाल बयान किया जाता है। बिजली हमारे यहाँ सरमा में तो चली जाती है, बहुत परेशान करती है, लेकिन आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर रोहित कंसल ने श्रीनगर में अफसरान की एक मीटिंग भी बुलाई थी और इसमें कश्मीर वादी में, खासतौर पे कश्मीर वादी में बिजली सिनेरियो पर बहस की गई और सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल करते हुए अफसरान पर जोर दिया गया कि बिजली सिनेरियो को बेहतर बनाने की जरूरत है। कटौती का जो प्रोग्राम सरकार ने बनाया उस पर अमल करने की जरूरत है और रोहित कंसल ने अवाम को यकीन दिलाया कि बिजली में बेहतरी लाई जाएगी। देखिए, आज मैंने कुपवारा और बारामूला ज़िलों का दौरा किया और मेरे साथ डीसी साहिबान हैं, हमारे डिस्कॉम के एमडी हैं और हमने एक्शियंस, एईज़ सबके साथ एक तफसीलान मीटिंग की और मीटिंग के बाद हमने कुछ ऐसे अहम फैसलाजात किए जिनसे हमें उम्मीद है कि यहाँ बिजली की पोजीशन में बहुत बेहतरी आएगी। सबसे पहले तो जो डेलिना और मागाम है, हमारे 2 ग्रिड्स हैं, हमने इन ग्रिड्स को इस महीने के एंड तक मुकम्मल करने का और कमीशन करने का फ़ैसला किया और जैसे ही ये मुकम्मल और कमीशन हो जाएंगे तो पूरे इलाके में हमारी सिस्टम स्ट्रेंथनिंग जो है हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली सप्लाई करने में काबिल हो जाएंगे। इसके साथ जो हमारे 12 लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन 12 में से 9 लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं इस महीने के एंड तक मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें क्रिटिकली ओवरलोडेड स्टेशंस हैं, उनकी सेग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन है, जिसमें कुछ नए रिसीविंग स्टेशंस हैं, जिसमें कुछ कंडक्टरिंग है और इस सब से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है स्ट्रेंथन हो जाएगा। तीसरा, हमने एक और भी डिसीजन लिया कि जो हमारा हेरिटेज प्रोजेक्ट है, जो मोहरा हमारा हेरिटेज प्रोजेक्ट है बारामूला में, इसको हम रिवाइव करेंगे और वहीं पे हम 10.5 मेगावाट का एक स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है चालू करने की कोशिश करेंगे और हम ये ट्राई करेंगे कि इसकी अलॉटमेंट जो है अगले 3 महीने में मुकम्मल हो जाए। चौथा, हमने ये डिसाइड किया कि सरमा के मौसम में जो हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं उनका टर्न अराउंड टाइम जो है वो अर्बन एरियाज़ में 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लेसमेंट हो और जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें 48 घंटे के अंदर रिप्लेसमेंट हो। और हमने ट्रांसफार्मर्स की रिपेयर, रिप्लेसमेंट, बफर स्टॉक के बारे में काफ़ी सारे ऐसे फैसला किए जिससे आवाम को बहुत सहूलियत मिलेगी। बिजली में बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन नाजरीन आपको बताते चले कि कश्मीर का टूरिज्म के साथ साथ यहाँ का सेब दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं और इसी एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दुबई में नुमाइश है। कोविड के दौरान ही दुबई में लगी नुमाइश में जम्मू कश्मीर भी अपना हिस्सा अदा कर रही है और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद दुबई में इस वक्त मौजूद है। कश्मीर के टूरिज्म से लेके ट्रेड को प्रमोशन देने के लिए भरपूर इकदाम भी उठा रहे हैं। मेरे साथी सईद रूफ ने एजाज अहमद से दुबई फ़ोन करके पूछा कि क्या है वहाँ पे सूरत-ए-हाल, कश्मीरी ट्रेड और कश्मीरी फ्रूट को किस तरह से वहाँ मान्यता दी जा रही है, तो कुछ बातचीत उनकी जरा भी सुनिए। ये कल जब लॉन्च हो गया यहाँ एप्पल हाइपर मार्केट में जो यहाँ होता है इस लुलु ग्रुप का, तो मैंने वहाँ भी यही बात की कि ये हमारे लिए एक ड्रीम से कम नहीं है, एक ख्वाब हमारे लिए था कि इंटरनेशनल मार्केट ढूंढना। तो वहाँ उन्होंने जबरदस्त, जो सलीम अली साहब थे लुलु ग्रुप के हेड, उन्होंने बड़ी सही अंदाज में फरमाया कि
हमें जो भी हो सकता है हमसे वो उसमें हम सपोर्ट करेंगे। वो अपना ऑफिस एस्टेब्लिश कर रहे हैं श्रीनगर में, वो वहाँ प्रोसेसिंग जो पोस्ट हार्वेस्ट में वहाँ भी कुछ कारखाने कुछ यूनिट लगाना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे रूरल सेक्रेटरी ने उनको कहा कि जब तक आप अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करोगे तब तक हम आपको अकोमोडेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा फराहम करेंगे, और वो एम्प्लॉयमेंट एक ड्राइव भी चलाएंगे, और जो चार्टर्ड फ्लाइट्स का अरेंजमेंट है उस पर भी आने वाले टाइम में बात होगी। और कोशिश ये रहेगी कि दोनों सरकारों की कि अगर डायरेक्ट वहाँ से ये फ्रूट और वेजिटेबल और जो हम आने वाले टाइम में फिश या वगैरह दूसरी चीजें हैं उनका भी कारोबार हो सकता है, तो उस पर भी बातचीत की गई इसमें। नहीं, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या इसमें ग्रोवर का डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा उन एजेंसीज के साथ, या यहाँ की सरकार उनके साथ खुद करेगी? ये ग्रोवर का उन एजेंसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा? जो कल MOU हुआ है वो डायरेक्ट ग्रोवर्स और लुलु ग्रुप के दरमियान हुआ। हम आने वाले टाइम में भी कोशिश करेंगे ग्रोवर्स को डायरेक्ट जोड़ने की इंटरनेशनल मार्केट में, इसमें कोई दरमियानदारी नहीं होगी। जी 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 जी। तो इस कदम को आप वैसे डायरेक्टर वैसे जो सरबराह आप हॉर्टिकल्चर है किस तरह देख रहे हैं, और क्या आप मानते हैं कि फायदा मिल सकता है यहाँ के ग्रोवर को? रूफ साहब, इसमें जो सैफरान है, सैफरान का भी एक विंडो यहाँ एस्टेब्लिश किया गया है। जो अलमाविया ग्रुप है उनके जो यहाँ बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, तकरीबन जो भी यहाँ के अलग अलग खत्ते हैं गल्फ में उनमें ये स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पर अलग एक विंडोज सैफरान के लिए वो कायम किया गया, क्योंकि अब हमारा सैफरान GI टैग भी है और इसकी सर्टिफिकेशन भी है। इसमें एक अपना एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुआ है दुसू पांपोर में, तो उसका भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया है। अब जो दूसरा हमारा एप्पल है वो भी लॉन्च किया गया इस लुलु हाइपर मार्केट में, तो उसको भी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बढ़ाने की। जो भी तादाद है, चाहे वो एयर हो सकती है या वो समंदरी शिपमेंट हो सकती है कंटेनर्स में, उस पर हम फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे फार्मर्स डायरेक्ट अपना यहाँ बिजनेस करेंगे। यही इस समिट का मकसद है। कश्मीर टूरिज्म के सेक्टर पर और ट्रेड के सेक्टर पर कभी जरूर छाएगा, उम्मीद है, क्योंकि दुनिया तरक्की का नाम है, लेकिन इसी तरक्की में कहीं कहीं सियासत भी रोड़े अटकाटती रहती है। इन दिनों सियासत के हर तरफ चर्चे हैं और हर कोई सियासत के इन चर्चों में विकास की बात करता है। 70 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी आज भी पानी, बिजली, सड़क से हिंदुस्तान के अक्सर शहर महरूम है, और उसके लिए जिम्मेदार सियासतदानों को ही बताया जाता है कि सियासतदानों ने सही तौर पर आवाम की खिदमत की होती तो आज हम चांद पे जाने की बात करते, पानी, बिजली, सड़क नहीं ढूंढते। कश्मीर में भी इंतखाबात के दौरान बड़े वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी कहती है कि यहां तो जो शहद की नदियां बहाई जाएंगी। गुपकार एलायंस कहता है कि हमारे यहां बहुत सी मुसीबतें हैं और आम लोग भी सियासत के इस जमेले में ऐसे फंसे हैं कि कुछ समझ नहीं पा रहे। मेरे साथी सईद तजुम्मुल ने मरकजी लीडर बीजेपी के शाहनवाज हुसैन से ही पूछा कि ये सारे जमेले और इन जमेलों में बीजेपी क्या करेगी? क्या वाकई में यहां शहद की नदियां बह पाएंगी? ऐसा मुमकिन है? लगता तो नहीं। शाहनवाज हुसैन से मेरे साथी सईद तजुम्मुल की बात। गुलिस्तान टीवी के जरिए कश्मीर की आवाम से कहना चाहता कि हमारा कमिटमेंट है, हमारा वादा है कि आपको बिजली, पानी, सड़क देंगे। हमारे प्रधानमंत्री का वादा है कि इसको टूरिज्म का दुनिया का हब बनाएंगे। कश्मीर के जवान रोजगार देने वाले बन जाएंगे। इतना टूरिज्म आगे बढ़ेगा क्योंकि अमन के साथ टूरिज्म है। टेररिज्म और टूरिज्म का कोई रिश्ता नहीं। तो यहाँ आज अमन अमान है। बीजेपी का झंडा सब जगह लहरा रहा है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हमारे साथ जितने लोग खड़े हैं ये यहीं के हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और कश्मीर वैली में भी कमल खिलेगा। जो गुपकार गैंग के नेता हैं वो मेहनत से घबराते हैं, रोज़ एक नया ड्रामा कर लेते हैं। ड्रामे से काम नहीं चलेगा। जवाब दीजिए, क्यों आप लोगों ने इतने साल हुकूमत करके डेवलपमेंट नहीं की? अब ये आपका आने का सिलसिला यहीं तक था, चुनावों तक था, या एक मैसेज देने की कोशिश थी खासकर कश्मीर के जनता को कि 35 से 3 से 70 के बाद मरकज़ जो है वो कश्मीर के लोगों को तने तनहा अकेला नहीं छोड़ सकता है? हमने अपने हर भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हम उठा रहे हैं, इसका भी जिक्र किया है। मोदी पर भरोसा है क्योंकि कोरोना में कौन काम आया।
यह सियासत का जमेला और उसी सियासत के जमेले में छठा पड़ाव भी अब आने जा रहा है और छठे पड़ाव के लिए सरकारी तौर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। 6 फेज इलेक्शंस डीडीसी के और इन इंतखाबात में जहां अब तक 5 मरहले जो मुकम्मल हुए हैं, जहां लगभग 30% के करीब वोटिंग हुई है, उस पर भी लोग कहते हैं कि वो वोटिंग नहीं हुई जो जम्मू में हुई, जो मुल्क में होती रहती है, कम वोट परसेंटेज हुई। ताहम आगे के लिए सरकार उम्मीद लगाई हुई है कि अच्छी खासी वोटिंग भी होगी। लेकिन इसी वोटिंग के बीच में स्कूल और तालीम की इफादियत काफी अहम मानी भी जाती है और सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट कम होने की वजह से अक्सर सरकारी स्कूलों पर सवाल भी उठते हैं। लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों के असातिज़ा भी कुछ कभी कभी ऐसा कर जाते हैं कि सबसे वाहवाही लूट लेते हैं। कलारूस सरहदी जिला कुपवाड़ा के एक ऐसा इलाका है जहां तालीम दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहुंच नहीं सकती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, सरकारी स्कूलों में वहां इनरोलमेंट कम है। और इस चीज को लेके वहां के मुकामी असातिज़ा ने शुरुआत की है और मोहम्मद अशरफ से लेके ज़ाडियो कलारूस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए घर घर जाकर इनरोलमेंट की कोशिश की, जिसके मुस्बत नताइज भी निकल रहे हैं। अच्छी खबर ये है सर, हमारे प्राइवेट स्कूलों से भी बच्चे आ रहे हैं। शुक्र है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इतने मेहनती उस्ताद है यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ का हेडमास्टर बहुत ही डेडिकेटेड और सिंसियर है। अपनी मोटिवेशन से इसने इंग्लिश मीडियम स्कूल। सरहदी जिला कुपवाड़ा के कलारूस के असातिज़ा की एक कोशिश, काबिल तहसीन कोशिश, और उसके लिए मुबारकबाद के हकदार भी। लेकिन हम मुबारकबादी की बात करें तो बच्चों को और मुबारकबादी देनी ही पड़ेगी क्योंकि बच्चे पिछले 1.5 साल से स्कूल नहीं जा चुके हैं और इस 1.5 साल के दौरान आमतौर पे बच्चे जहनी तौर पर चिड़चिड़े भी हो गए हैं। तो कहीं न कहीं एक बार फिर सरकार ने आज छुट्टी का ऐलान किया, विंटर ब्रेक का ऐलान किया। ये विंटर ब्रेक से कहीं बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे, कुछ असातिज़ा खुश भी हो जाएंगे क्योंकि मौका मिला उनका। लेकिन मेरे साथी इरफान फाजिल बता रहे हैं आपको कि स्कूल के हवाले से, छुट्टी के हवाले से क्या किया है सरकार ने फैसला। तालीम, एजुकेशन और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कोविड-19 में सबसे ज्यादा इफेक्ट रही और उसके साथ साथ बात करें जम्मू कश्मीर के स्कूल्स भी बंद रहे। स्कूलों के साथ साथ अगर बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो या ऑनलाइन पढ़ाई, जहां पर 2G का सहारा ही इस वक्त यहाँ के लोग ले रहे हैं। एक जानिब अगर बात करें तो कई सारी खबरें 4G को लेकर है, मगर अभी तक 4G रिस्टोर नहीं हुआ है। मगर अब खबर यह है कि विंटर जोन को लेकर बात करें तो स्कूल महकमे की तरफ से सरकार ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। विंटर वेकेशन जो कि हर साल होती है और इस बारी 21 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक विंटर वेकेशन जो है उसे बता दिया गया है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है या गवर्नमेंट स्कूल्स है वो प्रॉपरली इस ऑर्डर का फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी जो कि 2G पर ही चलेंगी। मगर सवाल यहाँ पर यह बनता है, जबकि कोविड-19 और साथ ही साथ SOP गाइडलाइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से देखा जाए तो दूर दूर तक ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अब पढ़ाई और पढ़ाई लिखाई के मामला स्कूलों के साथ भी है, मगर वो स्कूल जिन्होंने एडमिशन भी कर लिया और आखिरकार हुक्मनामे पर जी हाँ कुछ अलग ही मनमानी चली, एडमिशन फीस को लेकर एनुअल चार्जेस के साथ जोड़े गए। आखिरकार अब देखना जरूर होगा कि जब अगले साल स्कूल खुलेंगे तो उस वक्त कोविड पैंडेमिक के साथ साथ हालत क्या होगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। सरकार का फैसला, लेकिन हम सरकार के एक फैसले के बीच में सोगाम लुलाब के चूंटीवारी इलाके का हाल अहवाल भी आपको दिखाते चलें। चूंटीवारी सोगाम का इलाका और सोगाम के चूंटीवारी के इलाके के लोग बिजली की परेशानी से परेशान हैं। यहाँ बिजली आती नहीं है। चूंटीवारी के लोग आज इसी चीज को लेके बीच सड़क पे खड़ा थे। लोन महला सोगाम के लोग भी सड़क और कोचों की मरम्मत न किए जाने पर सरापा एहतजाज थे। पीर महला सोगाम के लोग भी कुछ ऐसे कहते थे, गनाई महला के लोग भी यही कहते थे। यूं कहें तो सोगाम के हर मोहल्ले में लोग बिजली, पानी और सड़क की परेशानियों से परेशान हैं और इसी चीज को लेकर आज सड़क पर वाविला कर रहे थे। जी, हमारे इस प्रोटेस्ट करने की वजह यह है कि हमारा जो ये इलाका है ये 100 चूल्हों पर मुश्तमिल है और इसके लिए जो हमारा ट्रांसफार्मर दिया गया है वो 100 kV का है, जो ये लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता है और हर 10-12 दिन के बाद ये जल जाता है। अभी हमारी डिमांड ये है कि या तो हमारे इस इलाके में 2 ट्रांसफार्मर दिए जाएं और जो हमारे पास बिल आते हैं लेकिन हम बिजली नहीं देख पाते, यहाँ पे बिजली नहीं रहती है। जो कैटेगरी के हिसाब से फीस रहना चाहिए क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, उनके लिए अलग से फीस होना चाहिए। पानी, बिजली, सड़क से लोग परेशान, लेकिन परेशानी
कैजुअल लेबर्स को भी होती है। और महकमे बिजली के कैजुअल लेबर्स की हालत जार का ये दिलदोज वाक़या हम आपको बता रहे हैं। ये वाक़या कुकरनाग के इलाके का है और कुकरनाग के इलाके का ये कैजुअल लेबर महकमे बिजली में काम करता था, बतौर कैजुअल लेबर काम करता था। और महकमे बिजली की कहानी पुरानी है, वहां परमानेंट मुलाजिम तारों खंभों पे नहीं चढ़ते हैं, खतरे वाला सारा काम कैजुअल से लिया जाता है। और खतरे का काम करते करते यानी तारें दुरुस्त करते करते बिजली महकमे का ये कैजुअल मुलाजिम जख्मी हुआ। 3 सर्जरीज इसको आ चुकी हैं जख्मी होने के बाद, लेकिन बिजली महकमे ने इसकी कोई मदद नहीं की है। ये बिजली डिपार्टमेंट का काम करते करते जख्मी हुआ था, अस्पताल पहुंचा था, जिंदगी और मौत के लाले पड़ गए थे। और बिजली महकमे का कोई भी अफसर इसके बकौल या इसके पड़ोसियों के बकौल इसे न देखने आया, न अस्पताल आया, न कोई माली इमदाद की, न दादरसी की, न किसी के सर पे हाथ रखा। और यूं लाले पड़े हैं खाने पीने के इस मुलाजिम को, जिसने जिंदगी का एक बड़ा उर्सा बिजली महकमे की नाक और कान को सीधा करने में सरफ किए हैं। और आखिरकार इसे सिला ये मिला है कि आज पुरसान हाल कोई नहीं है। एज कैजुअल लेबर पता गो मे हादस बह पावरस बस पोल पे बोन मे शाक पत ना कर मे सहन इंसाफ वो डिपार्टमेंट नसा कोर कहीं इंसाफ मेन डिमांड हसा त्रेन मे कंपनसेशन सैलम बे अगर डिपार्टमेंटस वैकेंसी यमुक परमिट अगर अत रूल तो यम कर मोन मसला हल। ये हमारी रियासत का एक अलमिया जिस पे बात की जाए तो बहुत कम है, लेकिन आज एक और नुकसान से आलम इस्लाम दो चार हुआ है। वादी की एक मशहूर दीनी और इल्मी शख्सियत मौलाना नूर अहमद त्राली कल इंतकाल कर गए। मुख्तसर अलालत के बाद वो इंतकाल कर गए। आज उन्हें अपने इलाके में सुपुर्द खाक किया गया और आज उनके सुपुर्द खाक किए जाने के मौके पर बड़ी तादाद में इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ साथ आम लोग भी आए हुए थे। और यहाँ बताया गया कि उनका रहलत करना आलम इस्लाम के लिए एक बड़ा नुकसान भी है। त्राल के मायनाज शख्सियत बल्कि वादी कश्मीर की मुमताज़ आलमी शख्सियत इल्म दीन के एतबार से और तबलीगी मिशन के एतबार से अजीम शख्सियत और बहुत ही ऊंचा मकाम था इनका, इसमें अल्लाह ने इनको नवाजा था। आज वो इस दुनिया में हमारे और आपके दरमियान नहीं है। तकरीरी एतबार से नहीं, सिर्फ क्या कहते हैं लच्छेदार तकरीर नहीं, शोला बयान मुकर्रर नहीं थे, बल्कि वो लोगों के दिलों में ईमान को पुख्ता करने की सलाहियत रखते थे। तौहीद क्या थी, तौहीद को समझाने वाले थे और क्या कहते हैं कि इस्लाम की रूह क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है, उसको बयान करने वाले। मुझे लगता है अगर इसमें मुबालगा आराई न लोग समझे या देखने वाले ये न समझे कि मुबालगा आराई हो, मैं समझता हूँ दीन की सही तर्जमानी करने वाले और वहदानियत को तौहीद को समझाने वाले वो क्या कहते हैं अपनी मिसाल आप थे। एक मरतबा मैंने उनसे सवाल किया कि लोग आपसे मुतालिक ये कहते हैं कि आप हर बार तौहीद का तज़किरा करते हो, तौहीद का तज़किरा करते हो, इससे हटकर कोई और बात नहीं हो सकती है। तो उनका मुख्तसर जवाब ये था कि देखो भाई, सबसे पहली असास और सबसे पहली बुनियाद वो तौहीद है। अगर लोगों को तौहीद समझ में आ गई, उलूहियत समझ में आ गई, खुदा का मकाम समझ में आ गया, खुदा का होना समझ में आ गया, तो सारे दीन पर चलना उनके लिए आसान होगा। उनके दिल में खुदा का खौफ आएगा, उनके दिल में खुदा की खशियत आएगी। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या है, उनका मकाम क्या था, तौहीद के बाद ही समझ में आएगा। सबसे पहले हमें लोगों के दिलों में तौहीदी जागुज़ीन करनी है। अब इलाके त्राल इस वक्त मैं ये कहूँगा, और ये भी कोई गलत बात नहीं है कि इस एतबार से इलाके त्राल जो है वो यतीम हो गया है। तमाम हजरात दुआ करें कि अल्लाह पाक त्राल को फिर से
ऐसा नेवल बदल आता फरमाए और इनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील नसीब फरमाए। मौलाना नूर अहमद त्राली साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे, हमारी दुआ है रब कायनात उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। लेकिन नाज़रीन के साथ बताएं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल मुझे मेरे साथी आबिद कादर के साथ दीजिए इजाजत। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।